अच्छा जनाब, इसलिए आपने जो मॉडिफाइड होता है ये करना होता है जब बंदा कॉन्सेंट नहीं दे सकता। ऑर्गन ऑफ जनरेशन का ताल्लुक है जब, या फिर सर्जिकल प्रोसीजर है, कोई नया सर्जिकल प्रोसीजर आया तो इनको बारी बारी अगेन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि पेशेंट कॉन्सेंट नहीं दे सकता। इसमें ना बहुत ही डिटेल के अंदर चलेंगे। वो आपको ये समझाने बैठ गए हैं कि अगर अल्कोहलिक पर्सन है या अल्कोहलिक कह रही हूँ, वो डिस्टर्ब पेशेंट या मेंटली इल पेशेंट है तो उसको किस तरह से एंटर करते हैं तो मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, बहरहाल लेट्स डिस्कस दिस। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब बंदा कंसेंट नहीं दे सकता, पहली बात तो ये कि या तो वो अंडर एज है, दूसरी बात ये कि मेंटली सिक है। पुराने ज़माने में कहते थे कि मून स्टॉक है तो ल्यूनेटिक्स उससे निकला कि सोसाइटी के लिए डेंजरस है। ल्यूनेटिक असाइलम्स, और फिर उसके बाद इसके एक्ट के नाम का भी जो था वो नाम जो था इसके एक्ट का वो ल्यूनेटिक असाइलम एक्ट 1858 था। लेकिन उसके बाद मेंटल इलनेस को समझा गया और मेंटल हेल्थ एक्ट आया 1912 के अंदर। फिर वो 1973 के अंदर फर्दर मॉडिफाई कर दिया गया, मेंटली सिक का एडमिशन किया गया और उसका प्रोसीजर और कंसेंट वगैरह सारा कुछ यानी वो उन्होंने तब फॉर्मुलेट किया। जस्ट वेट अ मिनट, क्योंकि मुझे ना पता नहीं लगता कितना नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है। ओके, सो आइडिया हो गया मुझे। यस, मेंटली सिक एडमिशन। अच्छा, अब क्या है कि एडमिशन का पूरा प्रोसीजर क्या है, यहाँ तक बात कर ली थी ना हमने। यस, अब ये जो पूरा प्रोसीजर है ना इसको मैंने आसान एक 5 मिनट ढालने की कोशिश तो की है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो जनाब इसमें वो कहते हैं कि वॉलंटरी एडमिशन पहली चीज़ है, ठीक है। दूसरा है टेम्परेरी रिसेप्शन, फिर है रिसेप्शन ऑर्डर। तो वॉलंटरी एडमिशन का क्या मतलब है कि एक पेशेंट है जो कि कंसीडर करता है ख़ुद को कि मैं मेंटली इल हूँ और वो खुद आ जाता है चल के, ठीक है। तो वो आके उससे हम कहेंगे ठीक है आप आ गए हैं, आप अपनी एप्लीकेशन दें एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर को एप्लीकेशन आपने दे दी है तो अब ये जो है ना मेंटल वो जो बनाया हुआ है जगह असाइलम जिसे कह लें हम, उस जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होता है, और उसके अलावा वहाँ पर MHV होता है। तो बिफोर गेटिंग इनटू होल ऑफ दिस डिटेल उन्होंने MHV की डिटेल भी बताई हुई है जो कि हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। MHV इज़ अबाउट मेंटल हॉस्पिटल विजिटर्स। मेंटल हॉस्पिटल विजिटर्स इज़ अबाउट वो लोग जो कि इधर देखभाल करते हैं। अब आपको इसके लिए डिफरेंट लोग चाहिए, आपको कुछ इसमें MHV की हेडिंग के अंडर ही आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कि उसको मतलब गार्ड का काम कर सकें, खाना पीना सैनिटेशन ये वाली चीज़ कर सके, ठीक है। उसकी देखभाल करें यानी दारोगा बन जाए उसका जगह का। उसके अलावा सेकेंडली आपको डॉक्टर चाहिए जो कि आके चेक करे, रिपोर्ट्स वगैरह बना दे, ठीक है, रिमार्क ऊपर अपने रिमार्क छोड़ दें, तो वो चीज़ें। लेकिन अगर तो जो सिक पेशेंट है उसने कोई क्राइम भी किया हुआ है तो फिर पुलिस जो होती है वो भी इसी के अंडर आ जाती है, मेंटल हॉस्पिटल विजिटर के अंडर आ जाती है, ठीक है। तो पुलिस का फिर जो इंस्पेक्टर होता है वो भी 6 माह के अंदर चक्कर लगाता रहता है और वो भी एक रिपोर्ट सबमिट करा देता है, ठीक है। अब मतलब उसने हायर अथॉरिटीज़ को एक रिपोर्ट से सबमिट करा देनी होती है मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट के बारे में, क्योंकि वो फिर उसने क्राइम वगैरह किया होता है ना। तो ये उन्होंने कहानी अंदर MHV की स्टार्ट की हुई है। MHV वो कह रहे हैं बड़े अस्पतालों में काफ़ी होते हैं, छोटे अस्पतालों में कम उनका नंबर होगा, ठीक है। तो वापस पॉइंट पर आए, हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले होता है वॉलंटरी एडमिशन। पेशेंट खुद चल के आ गया और वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एडमिट हो जाना चाहिए। हम कहेंगे ओके, आप एप्लीकेशन दे दीजिए इस एडमिनिस्ट्रेटर को, तो आपका जो होगा स्टे यहाँ पर वो भी आपकी मर्ज़ी पर होता है। लेकिन इस जब वो आ गया 24 घंटे के अंदर अंदर हम 2 MHVs को इन्फॉर्म कर देंगे कि ये आ गया बंदा, ठीक है। उसके अलावा उसका स्टे जो होता है वो उसकी अपनी मर्ज़ी होता है, लेकिन हम उसे 24 घंटे एटलीस्ट रखते हैं क्योंकि हमने टेम्परेरी रिसेप्शन तब तक जब तक नहीं हो जाती, ठीक है। आगे देखते हैं टेम्परेरी रिसेप्शन का क्या मतलब है। तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली यहाँ पर। अब इसमें फिर फर्दर ये चीज़ आ जाती है कि टेम्परेरी एडमिशन क्या होता है। इसमें टेम्परेरी एडमिशन इज़ अबाउट कि उसके जो घर वाले हैं, बीवी बच्चे तो नहीं, बीवी या घर वाले, वो उसे ले आए हैं और वो कहते हैं कि इस बंदे को मेंटल हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। हम कहेंगे अच्छा आप इस तरह करें, फॉर्मल एप्लीकेशन जमा कराएं,
आप उस एप्लीकेशन के अंदर सारे कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस मेंशन करें, ठीक है। और सॉरी आई ज़ूम्ड आउट, एनीवेज आप यस वी वर ऑन टेम्परेरी एडमिशन कि इसमें आप सर्कमस्टांसेस और सारी कंडीशंस वगैरह मेंशन कर दें, ठीक है। और इसमें जो है आपने साथ ही साथ एक तो आपने एप्लीकेशन जमा करा दी ना, साथ आपने 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स जमा करा देने। अब जो 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं ना वो 2 डॉक्टरों से भी हो सकते हैं, डॉक्टर नंबर 1 डॉक्टर नंबर 2, 2 डॉक्टरों से ही होने चाहिए, ठीक है। 2 डॉक्टरों से होंगे वो। अब क्या होगा कि वो इकट्ठे मिलकर भी चेक कर सकते हैं, वो अलग अलग भी चेक कर सकते हैं, जैसे भी उन्होंने किया है ना वो आपने अंदर मेंशन करना है। दोनों डॉक्टर्स ने किस वक्त चेक किया है, क्या उन्होंने इकट्ठे चेक किया है, इन दोनों डॉक्टर्स के जो चेकअप था उसके दरमियान कितने दिनों का डिफरेंस था, वो 5 दिनों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, किस दिन इन दोनों ने चेक किया, ये सब कुछ अंदर मेंशन होना चाहिए। अब ये जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है कि जो कि कह रहा है कि इस पर्सन को मेंटल हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए, वो 14 डेज़ तक ये डॉक्यूमेंट लाइव रहता है, ओके। ये सब कुछ आ जाएगा, फिर हम देखेंगे कि अच्छा अब आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि अगेन आपने 2 दिनों के अंदर अंदर 2 MHVs को इन्फॉर्म कर देना है कि ये पर्सन आ गया है, ठीक है। 6 मंथ्स के लिए उसको रख लेते हैं, अगर ना सही हो तो फिर फर्दर 28 डेज़ तक रख लेते हैं, ठीक है। रिसेप्शन ऑर्डर अगेन इसमें फिर आ जाता है कि आपने उसको इन कंसिडरेशन लेना होता है, रिसेप्शन ऑर्डर अरेंज करके तो फिर उसे फर्दर 28 डेज़ के लिए रख लेते हैं। ये भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद है रिसेप्शन ऑर्डर क्या होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं सिंस फर्स्ट स्टेप था वॉलंटरी एडमिशन, फिर था टेम्परेरी रिसेप्शन और रिसेप्शन ऑर्डर है, ठीक है। पहले स्टेप से हम इसकी बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली देख लेते हैं व्हाट इट इज़। बेसिकली जो कोर्ट होता है, एरिया का जो मजिस्ट्रेट होता है, उसकी जो कोर्ट होती है उसने रिसेप्शन ऑर्डर इशू करने होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि घर वाले रिटन पिटीशन लेके आ जाते हैं और वो सारे सर्कमस्टांसेस वगैरह वाजे कर देते हैं, वो ये भी अंदर मेंशन कर देते हैं पहले कोई पिटीशन हुई है इस पर्सन के अगेंस्ट दी गई है या नहीं दी गई, और वो 2 RMP से चेकअप उन्हें कराना पड़ता है पर्सन का, एक उनमें से गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। और अगर तो इन दोनों डॉक्टर्स में से कोई डॉक्टर का कोई किसी सेंस में भी वो रिलेटेड है टू द पेशेंट तो वो भी बताना होता है आपको, ठीक है। इनका जो है वो एग्जामिनेशन जब इन लोगों ने करना है, इन 2 डॉक्टर्स ने, तो इनको फिर इंडिपेंडेंट और सेपरेट एग्जामिनेशन करना चाहिए। वो अपने साइन एंड सिम्टम्स लिखें फिर अपनी रिपोर्ट के अंदर, और रिश्तेदारों ने भी जो भी दाद बयान किया वो भी लिखते हैं, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे कि भाई इसका रिसेप्शन ऑर्डर की तरफ जाएगी ये सारी जो इन्होंने हमें आपको एप्लीकेशन पकड़ाई है, ठीक है, या फिर इसको डिसमिस कर देना है। अगर डिसमिस करना है तो मजिस्ट्रेट जो है वो वजह लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि अच्छा अब जो इसकी एक्सेप्टेंस होती है ना वो और भी कई चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है, जैसे कि क्या जो घर वाले हैं जो कह रहे हैं कि इस बंदे को रख लो, क्या वो इसके अखराजात बर्दाश्त कर लेंगे कि हम उसे मेंटल हॉस्पिटल में रख रहे हैं, हम ऑब्वियसली उससे फ़ी तो लेंगे, उसकी दवाइयों का खर्चा आएगा, उसके उसकी वैसे भी रहने का खर्चा आएगा, ठीक है। फिर ये तो हो गया कि घर वाले एग्री कर रहे हैं खर्चा देने के लिए या नहीं। दूसरी चीज़ है उस मेंटल हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो विलिंग टू रिसीव है या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों लोगों से पूछ के तो फिर इस बंदे को दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाता है, घर से उठा के मेंटल हॉस्पिटल में। अब इसमें जो होता है ना, ये जो फॉर्म सा होता है या जो भी बनेगी, ये क्या कह रहे हैं हम इसको, रिसेप्शन ऑर्डर, इसमें पीरियड नहीं बताया होता, इंडिकेट नहीं किया होता। पेशेंट को तब तक इसमें डिस्चार्ज नहीं किया जाता जब तक कि कोर्ट इजाज़त ना दे दे, ठीक है। ये हो गया एक सीन, क्लियर हो गया सीन। दूसरा सीन क्या है कि अब पुलिस स्टेशन का कोई ऑफिसर किसी पर्सन को ले आया है जो कि उसे वहीं कहीं सड़क पे मिल गया या वट एवर इट इज़, और अब वो मेंटली सिक है, उसे ऐसा लगता है पुलिस ऑफिसर को, उसे कहीं से मिला है और वो उसे लग रहा है कि मेंटली सिक है, तो वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर उसके लिए कहेगा कि मैं ऑर्डर देता हूँ कि इसकी एग्जामिनेशन किया जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो उसके सिलसिले में गवर्नमेंट RMP जो होता है वो फिर फर्दर इस सिलसिले को फर्दर इंक्वायर करता है, उसका ख्याल रखता है, और जो भी है अब ना उसको फिर पता लगाया जाता है, वो अकेला मिले ना आपको कहीं से, तो पता लगाया जाता है कि उसके रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदारों का पता लगाया जाता है या उसकी आइडेंटिटी निकाली जाती है कि कहाँ पर ये बिलोंग करता है। तो उसके लिए उसे 10 दिनों के लिए वहाँ पर रख लिया जाता है। अब इसके बाद अगर 10 दिनों में उसको कोई नहीं मिलता रिश्तेदार या जानने वाला, तो फिर उसको फर्दर अगेन फॉर मोर 10 डेज़ यानी टोटल 30 डेज़ हो गए ना, तो उतनी देर के लिए रख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अगर और इसमें इस दौरान हम कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको कोई जानने वाला मिल जाए जिसके हवाले उसको किया जा सकता है। आगे चलते हैं, बाकी यहीं से पढ़ लेंगे, इतनी कोई उन्होंने कहानी आगे नहीं लिखी हुई। डिस्चार्ज इस तरह से करना होता है पेशेंट का। सबसे पहले तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर से आपने पूछ लेना होता है उसकी जो कंडीशन है वो उससे रिकवर कर जाए, ठीक है।
और क्या वो उससे रिकवर करके आज़ाद घूम सकता है सोसाइटी में, क्या वो सोसाइटी के लिए थ्रेट तो नहीं है, या फिर अगर उसकी फैमिली उसको सुपरविजन और केयर प्रोवाइड करे तब वो घूम सकता है आज़ाद, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं जब मेंटली सिक पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। आपने फिर जब डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो केयर टेकर कह लें MHB जो है उसको आपने इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि स्मॉलर पीरियड्स के लिए उसे घर भेज दें। अगर रिलेटिव्स एडमिनिस्ट्रेटर को एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम कुछ देर के लिए स्मॉलर पीरियड के लिए घर लेके जाना चाहते हैं तो वो सीन भी ऑन हो सकता है। लेकिन अगर डेंजरस है या मेंटली अनफिट सिक पेशेंट है तो उसको घर नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। ओके, फर्दर जो उसकी जो होती है ना जिम्मेदारी जब मेंटली सिक पेशेंट की केयर करनी है, ये सारा कुछ अंडर आ रहा होता है डिस्ट्रिक्ट जज। और फिर फर्दर उसके लिए लोग अपॉइंट कर दिए जाते हैं, उसका मेंटल स्टेटस चेक किया जाता है, फिर उसके लिए लोग अपॉइंट कर दिए जाते हैं उसकी सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। और इसमें कलेक्टर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जिक्र किया हुआ है। और ये होता है कि बस देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन टू अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल हायर एज गार्डियन, ठीक है, कि लीगल हायर को गार्डियन के तौर पे रखने में रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा कोई बात लिखी हुई है। एनीवेज आगे चलते हैं। हमने पहली चीज़ डिस्कस कर ली कि इफ अ पर्सन इज़ अनएबल टू परफॉर्म कंसेंट। दूसरी चीज़ है ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इन ऑर्गन ऑफ जनरेशन। अब इसमें यह है कि अगर आप किसी पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे रहे हैं तो उसकी अगर तो डिपेंड्स कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों दे रहे हैं। अगर तो उसकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को सही करने के लिए दे रहे हैं तो हस्बैंड से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगा रहे हैं तो हस्बैंड का कॉन्सेंट लाजमी है। अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए लगा रहे हैं तो दैट इज़ अनएथिकल एज वेल, इवन कि हस्बैंड वाइफ के कॉन्सेंट से है वो। अगेन ट्यूबल लाइगेशन आ जाती है, ये सर्जरी है जिससे अगर आप ये कर रहे हैं ताकि कोई हेरिडिटेबल डिजीज़ ना हो या फिर जो लाइफ ऑफ मदर है वो बची रहे तो इट्स ओके। फर्दर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें क्या होता है कि द कपल इज़ नॉट एबल टू कंसीव प्रॉपरली, मतलब जो नॉर्मल वे होता है उसके अंदर, तो क्या होता है कि जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसको इंस्टिल कर दिया जाता है इनटू द वेजाइना सर्विक्स के कैनाल या यूट्रस, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है कि सेमिनल फ्लूइड का सोर्स क्या है, ईदर इट्स द हस्बैंड और ईदर इट्स अ डोनर, क्योंकि स्पर्म डोनर्स और ये सीन बहुत ऑन है आजकल वेस्ट के अंदर, या आजकल ये पहले भी था शायद ऑन। तो इसमें जनाब जो डोनर वाला सीन है ना उसमें मेडिकल प्रोफेशन नहीं अलाउ करता, उसको डिस्करेज करता है डोनर वाले सीन को, अनएथिकल है। क्योंकि उसमें फिर जो होगा चाइल्ड उस पर उसका वो डिस्प्यूटेड सा उसका सिनेरियो बन जाता है। इसके अलावा अब जो जिस बच्चे की बर्थ होती है डोनर के सिलसिले में तो फिर आपको जब उसके फादर को रजिस्टर कराना है तो डिटेल्स वगैरह लिखवानी है तो आपको सही लिखवा देनी चाहिए, जो भी सूरत हाल थी डोनर था जो क्लियर कर देना चाहिए ताकि बाद में कोई चार्ज वगैरह ना लग जाए। न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर, अच्छा अब अगर ऑर्गन वगैरह किसी की बॉडी से निकालना है तो ऑब्वियसली उसका कंसेंट लेके निकालना है, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो हेड ऑफ हॉस्पिटल फॉर सेफ कस्टडी उसको इन्फॉर्म कर दो। डेड और उसमें है डेड एंड कॉन्सेंट ऑफ डिसीज़ अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका कोई रिश्तेदार है तो उसका कॉन्सेंट ले लो। और अगर तो अनअकम्पेंड केसेस है तो फिर उसका ऑर्गन नहीं रिमूव करते। फर्दर आगे चलें तो उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको कॉन्सेंट लेने की इजाज़त नहीं होती, जैसे कि नारकोटिक है या पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आई थी ये जो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ना मैंने जहमत की कि मैं इसकी डिटेल में जाऊँ। एनीवेज व्हाट आई इंटरप्रेटेड आउट ऑफ इट कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर कॉन्सेंट आपको नहीं लेना होता, जो कि आगे पीछे भी किताबों में लिखी हुई है, शहबाज वगैरह अगर खोल के देखें तो दैट मेक्स सेंस। अगर किसी को समझ आ रही है तो मुझे भी समझा दें। हम आगे चलते हैं। इन सच सिचुएशन मेडिकल प्रैक्टिस, अच्छा इसमें ये होता है कि ना बेसिकली वो यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ कंडीशंस के अंदर कॉन्सेंट लेना इतना लाजमी नहीं होता क्योंकि आपने पेशेंट की जान बचानी है। तो इस कंडीशन में जो है ना बंदा जो डील कर रहा है उस पेशेंट के साथ जिसके पता नहीं लग रहा है कॉन्सेंट अब नहीं मिल रहा है लेकिन जान बचानी है, तो मतलब जान बचाते वक्त तो आपने ट्रीट कर देना है ना उसको। ऐसी कोई सिमिलर कंडीशन है तो उसमें आपने अपने सीनियर जो कलीग है उसको ऑन बोर्ड लेना है और उससे फिर उसका मशवरा लेके तो आपने काम आगे जारी करना है, ठीक है। सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए, खुद सेफ साइड पे रहेंगे इस सिलसिले में आप। और जो फिर सीनियर ने भी अगर एंडोर्समेंट की है तो उसको भी आप साथ साथ डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, इससे आप सिक्योर रहेंगे। ऑब्लिगेशन, ये पेशेंट और उन्होंने बताया हमें कि डॉक्टर का क्या फ़राइज़ है कि आप स्किलफुल रहो, केयरफुल रहो और सारा कुछ। कॉन्सेंट बताया हुआ है कि यूनिलेटरल भी हो सकता है, जो अगर दोनों एक में आए होते हैं ना
एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर आया होता है डॉक्टर और पेशेंट। तो यूनिलेटरल डिस्चार्ज अगर पेशेंट नहीं है आपसे विलिंग तो वो यूनिलेटरली वहाँ से निकल सकता है। एनीवेज पेशेंट की तरफ अगर देखें तो पेशेंट जो है उसने फ़ीस देनी होती है और उसने आपकी बातें माननी होती हैं। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट अस्पताल में बैठा फ़ीस मांग रहा है तो दैट्स रॉन्ग, क्योंकि आपको आपकी पे मिल रही है ना। नेग्लिजेंस बिल्कुल भी किसी सूरत उसका ना वो नहीं है। अगर किसी ने नेग्लिजेंस की है तो उसको सज़ा मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वो मेंशन करते हैं कि आपको ना डॉक्टर की सूरत हाल भी देख लेनी चाहिए कि क्या वो कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर की वजह से हुई है या वो कॉम्प्लिकेशन जस्ट इट वॉज मेंट टू हैपन, वो अननोन कॉज की वजह से हुई है। ठीक है, वी कैन नॉट टेक बेनिफिट्स विदाउट टेकिंग रिस्क। इट्स अ नाइस कोट। आगे चलते हैं। स्कोप ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है कि आपने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है। एक डॉक्टर है, वो जनरल ड्यूटी कर रहा है, अपना नॉर्मल मेडिकल प्रैक्टिशनर है, बेसिक मेडिकल क्वालिफिकेशन है उसके पास। तो अगर वो बेसिक मेडिकल जो है उस इंटरप्रिटेशन और उस प्रोसीजर के अंदर कमी पेशी कर रहा है तो उस पर आप चार्ज करोगे फिर। लेकिन अगर उससे आप कह रहे हो कि मैं ओके आई नो कि दिस इज़ जनरल ड्यूटी का डॉक्टर है, लेकिन मुझे ये स्पेशलाइज केयर चाहिए और मुझे अभी इमरजेंसी में चाहिए और मैं ये चाहता हूँ, कंसेंट देता हूँ कि यही डॉक्टर मुझे प्रोवाइड करे। ये उन्होंने थर्ड में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मैंने इसे 1 कहा है, इसे 2 कहा है, इसे 3 कहा है। तो यू एग्रीड फॉर इट। तो अब अगर वो स्पेशलाइज ड्यूटी परफॉर्म करते हुए कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है तो द डॉक्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो उसकी क्वालिफिकेशन ही उतनी नहीं थी और आपने उसे अलाउ किया कि कर दें बिकॉज ऑफ एमरजेंसी और वट एवर। फिर यहाँ जो सेकंड है वो ये है कि स्पेशलाइज, अगर कोई स्पेशलाइज्ड है किसी चीज़ के अंदर और वो उस स्पेशलाइज वाला एक्ट परफॉर्म करते हुए या सर्जरी परफॉर्म करते हुए उससे कोई गलती हो जाती है तो देन ही इज़ वो मेडिकल नेग्लिजेंस में आएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, जब भी कोई इस तरह का फटा डल जाता है ना तो डॉक्टर पे आ जाता है कि आप निकालें प्रूफ, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, कि आप निकालें प्रूफ कि आपने नेग्लिजेंस नहीं की। ठीक हो गया। बाकी फिर इसमें डिफरेंट नेग्लिजेंस की टाइप आ जाती हैं। मेरा ख्याल है कि वीडियो मौजूद है अलग से ना नेग्लिजेंस के टाइप पे मैंने डाली हुई है, सिविल और क्रिमिनल और सब कुछ बताया हुआ है उसके अंदर एग्जाम्पल्स के समेत। तो यहाँ पर से हम नहीं पढ़ेंगे इसको, आगे चलते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस उन्होंने यहाँ पर भी बताया हुआ है कि अगर तो है ना मैन स्लॉटर और मतलब वो डायरेक्टली पेशेंट को हार्म पहुँच रहा है तो फिर उस तरह ही उसका चार्ज होता है। लेकिन अगर तो फर्दर है कि क्रिमिनल एब्जॉर्प्शन, रॉन्ग और फॉल्सिफाइड परफॉर्मेंस वगैरह है तो उसको फिर अकॉर्डिंगली पनिश किया जाता है। फिर चीज़ आ जाती है अबाउट द प्रोफेशनल सीक्रेसी एंड प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल सीक्रेसी इज़ अबाउट कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपको पता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है आपके पेशेंट की, कॉन्ट्रैक्ट यही होता है ना, और साथ आपका ओथ भी आपको यही कहता है कि आपने उसको पब्लिक से अवेयर रखना होता है। लेकिन आजकल क्या सीन चल रहा है कि कंप्यूटर्स वगैरह का दौर है और डाटा बैंक बन गया मेडिकल रिसर्चेस वगैरह के लिए भी, तो डॉक्टर के लिए मुश्किल है कि वो किस तरह से इसको मेनटेन रखता है अपनी पेशेंट की प्राइवेसी को। ठीक है, लेकिन अगर तो वो आपके सीक्रेट्स, पेशेंट के सीक्रेट्स किसी को जाके बता रहा है तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग और वो उसके लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं डॉक्टर को। प्रिविलेज कम्युनिकेशन इज़ अबाउट कि वैसे तो मरीज़ की इंफॉर्मेशन आपने किसी को नहीं बतानी होती, लेकिन आप कुछ सूरतों में बता सकते हैं। जैसे कि एक है कि कोई एजेंसी वगैरह को इन्फॉर्मेशन चाहिए मरीज़ की। एजेंसी को क्यों चाहिए? क्योंकि आपका जो मरीज़ है ना वो कोई ऐसी हरकत के अंदर इन्वॉल्व है जिससे सोसाइटी को ऑन होल नुकसान पहुंच सकता है, तो उस एजेंसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए मरीज़ की ताकि सोसाइटी को उस हार्म से बचाया जा सके। और दूसरी चीज़ इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्वालिफाइड प्रिविलेज। दूसरी चीज़ है फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है नाइस, दूसरी है एब्सोल्यूट प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज है कि लॉ और या कोर्ट और पार्लियामेंट इन लोगों को चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो जब आप जाते हो ना उधर, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप जब कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस को भी ये मेंशन किया जा सकता है कि भाई वैसे तो नहीं बतानी मैंने, लेकिन आप एब्सोल्यूट प्रिविलेज के तहत मैं बता रहा हूँ तो वैसे मुझे पता है, या मेंशन किया जा सकता है कि मेरी की जो इन्फॉर्मेशन है दिस इज़ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और ये उस तरह से पब्लिक नहीं की जाती नॉर्मली। मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आए तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं जो कि मेंटेन करनी होती हैं डॉक्टर ने, तो उसमें फिर है आउट पेशेंट रजिस्टर वगैरह है और बेड के फोल्डर्स होते हैं, लॉन्ग रजिस्टर्स वगैरह होते हैं, इसी तरह की चीज़ें। इसके अलावा फिर और कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात की हुई है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल रिपोर्ट, सर्टिफिकेट और नोटिफिकेशन। अब इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना पहला पोर्शन होता है कि मरीज़ की इन्फॉर्मेशन, नाम, पता तो नहीं, नाम और एज, और एंड पर मेडिकल प्रैक्टिशनर की। ठीक है, और दरमियान में फिर इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर चीज़ें वेरी कर रही होती हैं।
अब प्रेस्क्रिप्शन का तो सबको पता है ना कि क्या होती है, फार्मासिस्ट को लिख के भेजते हैं तो इसमें गप्पे मारी हुई हैं, इस पर अंदर नहीं जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट ये होती है कि रेडियोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट ने लिख के भेजी है कि भाई या जो है एक्सरे में ये आया है या यूरिन की रिपोर्ट में ये आया है, तो वो ये किस तरह से शुरू होती है, दिस इज़ टू रिपोर्ट। मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरह से शुरू होता है, मेरी फिर वो अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरह से स्टार्ट होता है कि दिस इज़ टू सर्टिफाई, और इसमें फ़िज़िकल हेल्थ या वो बता रहे होते हैं डिजीज़ है पर्सन या नहीं, और जैसे एज डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ हो जाता है। वाह, चैप्टर ख़त्म हो गया। एज डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ हो जाता है, स्कूलिंग, एम्प्लॉयमेंट, मैरिज और सिकनेस और छुट्टी वगैरह लेनी होती है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है ना। मेडिकल नोटिफिकेशन क्या होता है कि अगर दिस इज़ टू नोटिफाई से ये स्टार्ट होता है, और इसमें ये होता है कि जैसे कोई आउटब्रेक है तो आपको मेडिकल नोट को, जैसे भाई कि स्मोक आ गई है या फिर कोविड आ गया है, तो इस तरह के मेडिकल नोटिफिकेशंस होते हैं। आपने किसको देने होते हैं, आरएमपी साहब ने भेजने होते हैं टू द अथॉरिटीज़ जो कि म्यूनसिपल मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ने अपॉइंट की हुई हैं। मेडिकल एथिक्स स्टार्ट हो जाते हैं इसके बाद। मेडिकल एथिक्स आर अबाउट के प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। फिर उन्होंने बताया हुआ ये जो फ्रैंकेना था ना, ये फ़िलासफ़ी का पार्ट इसको एक्सप्लेन करता है। फिजिशियन का बिहेवियर जो होता है वो सिविलाइज्ड होना चाहिए और जनरल सेंस के अंदर अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। उसमें आपको जो होता है इश्यूज़ पेक्यूलियर टू मेडिकल ट्रीटमेंट, ये आ जाता है कि भाई डॉक्टर जो होता है उसको सारी मरीज़ की हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस तो पता होती है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी उसके पास ये प्रिविलेज होता है कि वो प्रिविलेज तो नहीं, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो पेशेंट को जब एग्जामिन करे तो उसके किसी भी पार्ट को एग्जामिन कर सकता है, और ईदर इट बी एब्डोमेन, ईदर इट बी हेड, और ईदर इट बी एनीथिंग, क्योंकि पेशेंट ने आपको कॉन्सेंट दिया हुआ है। तो दिस इज़ अ सीरियस थिंग। मेडिकल ट्रीटमेंट इसी तरह आ जाता है। तो ट्रीटमेंट में ना कभी कभार ऐसा होता है कि दो ऑल्टरनेटिव चीज़ें होती हैं और वो इन लाइन जा रही होती हैं, और आपको उनमें से डिसाइड करना होता है कि अब करें क्या। जैसे कि मॉर्फिन जो है वो देनी पड़ सकती है एज अ पेन किलर, लेकिन कोई कहे मैंने मॉर्फिन नहीं लेनी बिकॉज मेरे रिलीजन में मना है, तो इस तरह का सीन डेवलप हो जाता है। तो इसको फिर ना आपको देख के तो सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि जो ओथ होता है उसमें आप आई विल एंड आई विल नॉट्स वगैरह का कर रहे होते हो कि भाई क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। और फर्दर ये ओथ्स ये भी क्लेरिफाई कर देते हैं कि डॉक्टर एक अनथिंकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो भी मरीज़ कहेगा वो डॉक्टर कर देगा। डॉक्टर खुद सोचेगा, वो चीज़ों को देखेगा और वो खुद डिसाइड करेगा कि इधर वो अवेलेबल है या विलिंग है उस काम को करने के लिए या नहीं, उसके पेशा वराना तकाज़े या मकासद उसको इजाज़त देते हैं इस बात की या नहीं। बिसाइड्स दैट WMA ने क्या कहा था कि फर्दर ना उन्होंने इसमें एथिक्स डाल दी थोड़ी सी ओथ में। WMA ने एथिक्स डाल दी जिसे डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा कहा गया। फर्दर हमने भी अपनी थोड़ी एथिक्स डाल के तो अपना PMDC का वो कोड ऑफ एथिक्स बना दिया जिसमें फर्दर थोड़ा सा इट इज़ टेंटेड विद रिलीजन बेसिकली।